बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमे का, ये आपके लिए एक सहूलत लेकर आता है। अल्लाह ताला के सारे दिन वैसे सहूलत लेकर आपके लिए आते हैं और हमारी ये नीयत होती है कि आपके लिए रोज़ाना सहूलत पैदा करें। लेकिन आज ख़ास तौर पर जो सहूलत होती है वो तिब्बी सहूलत होती है। कोई ऐसे डॉक्टर, कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ होती है जिनको कि आप कॉल भी कर सकते हैं और इंतहाई मुफ्त मशवरा भी ले सकते हैं। और सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर वो डॉक्टर हैंडसम हो तो फिर ज़्यादा ही मुश्किलात का सामना एंकर को करना पड़ जाता है। आतिफ काज़मी साहब, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? आप आधा लाहौर का जो डॉक्टर इस वक्त काम कर रहे हैं वो आपका तालिब इल्म हो। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ अब तो। नहीं सर, आपके तालिब इल्म जहाँ भी जाएँ वो आप लोगों का जिक्र करते हैं। अभी जितने भी हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जितने वाइस चांसलर लगे हुए हैं मेरे मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो मेरे स्टूडेंट हैं। और जहाँ भी मैं जाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं नहीं भी जानता तो खड़े हो जाते हैं, सर अस्सलाम वालेकुम, सर मैं आपका स्टूडेंट, मैं आपका, तो बड़ी खुशी होती है माशाल्लाह। आज डॉक्टर आतिफ जो हैं वो माहिर अमराज जिल्द हैं। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो स्क्रीन की बॉटम पे आप देख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और कोई भी बात डॉक्टर साहब से आपने मशवरा लेना हो, आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बराह रास्त बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हीट वेव लाहौर के अंदर, सारे मुल्क के अंदर ही आई हुई है। हीट वेव के अंदर ख़ास तौर पर जिल्द की हिफाजत के लिए किस तरह के काम करने चाहिए और किस तरह के मसाइल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात तो है कि पहले मसाइल पे बात कर लें, क्योंकि हीट वेव के साथ शुक्र करें कि बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं कॉलेजेस से, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, हम लोग तो फिर भी बड़े जो होते हैं हमें पता होता है हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। जो छोटे बच्चे हैं स्कूल क्लास 4-5 में, उनको नहीं पता होता, तो अब घर पे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस हीट वेव में स्पेशली लाहौर और ऑल ओवर पाकिस्तान, आप जब भी बाहर निकलें तो आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए अपने आप को सन रेज से बचाने के। डायरेक्ट सन रेज, डायरेक्ट सन। अब उसका तरीका क्या मैं अपने पेशेंट्स को या लोगों को बताता हूँ, वो ये है कि एक आपने कैप पहनी हो अगर आपकी आउटडोर एक्टिविटी है। कुछ लोगों की मार्केटिंग की जॉब है, कुछ लोगों ने सारा दिन मोटर बाइक पे ले रहना है, कुछ ख़वातीन ने बाहर की यानी उनकी भी मार्केटिंग की जॉब है। तो एक तो वो अपने सर को ढांप लें, यानी उसमें कैप पहन लें, कोई टोपी पहन ले। सब छतरी का भी प्रवास खत्म हो गया ना हमारे यहाँ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने ये देखा, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज में ये कहता हूँ कि बेटा छतरी पहनो, तो वो बच्चियाँ कहती हैं जी कि फिर हमें कोई लड़के कहते हैं ये तुम क्या लग रही हो, कैसी रंग बिरंगी छतरी है, क्या है। तो बाहर के ममालिक में आप इतना ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा बाहर छतरी जब भी धूप हो कैरी करते हैं, चाहे धूप हो बारिश हो, उनकी छतरी उनकी साइड पे ज़रूर होती है। हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कैप ले लें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। सन ग्लासेस का फैशन नहीं है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। इस धूप में ये हमने कोई शो शाह के लिए सन ग्लासेस नहीं पहननी कि मैंने एक ब्रांडेड ग्लासेस पहनी है, लोग देख के कहें ये तो 5 लाख की है। ये ज़रूरत है। और नंबर 3 जो सबसे ज़रूरी है वो मिनरल वाटर है। मिनरल वाटर, पानी का, और एक सन ब्लॉक का होना ज़रूरी है। आप अगर ये 4 चीज़ें कैरी कर रहे हैं, अपने सर को बचा रहे हैं, आपका हेड गियर प्रॉपर है, कैप या जो भी है आपने पहनी हुई है, या आपने छतरी ली हुई है, एक सन ब्लॉक है, आपके ग्लासेस सन ग्लासेस और एक मिनरल वाटर है, तो ये वर्चुअली आपने अपने आप को काफ़ी हद तक बचाना ज़रूरी है। जी देखिए, बात ही होती है अगर छतरी हो तो सारे काम बच गया। छतरी में वर्चुअली आपने एक इतनी सरकमफ्रेंस जो है छतरी की, वो आपकी यहाँ तक चेस्ट तक को बचा रही है। तो आपने धूप से खाली चेहरे को नहीं बचाना, आपने अपर पार्ट को भी धूप से बचाना है, क्योंकि बर्न होने का स्किन का तो कहीं भी डर है। और देखें ना, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और अगर अच्छा हमने हाफ स्लीव पहनी होती है, तो अगर हाफ स्लीव पहनी हुई है और यहाँ सन ब्लॉक नहीं लगाया हुआ बाजुओं पे और मोटर बाइक चला रहे हैं, ये बर्न हो जाएगी। हम ये क्यों कहते हैं लोगों को जो बाहर नथिया गली मरी और सवात का गान से आते हैं, यार तुम तो टैन होके आए हो और यार तुम्हारा रंग बड़ा हो गया, डार्क हो गया। रीज़न क्या है? जब अल्ट्रा वायलेट रेज कॉन्स्टेंटली पड़ेंगी और आप सन ब्लॉक और ये आप प्रोटेक्टिव गियर यूज़ नहीं करेंगे बचने के लिए, तो आपकी टैन हो जाएगी स्किन। और इधर आपकी स्किन बर्न होगी, 50 डिग्री टेम्परेचर में टैन नहीं होगी, वो तो बर्न होगी, सन स्ट्रोक होगा, हीट स्ट्रोक होगा, और खुदा न खास्ता डिहाइड्रेशन होगी, एंड यू विल कोलैप्स, इवन पीपल कैन डाई विद इट। डॉक्टर साहब, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए पानी पीना चाहिए, एक तो ये बात है। आजकल बहुत से फेसबुक के ऊपर भी इश्तहार आते हैं कि वो हाइड्रेशंस मिलती हैं जिनसे कि हाइड्रेशन जो है वो लगाएं चेहरे के ऊपर, बाजुओं के ऊपर, ख़ास तौर पे चेहरे के लिए। वो जो हाइड्रेशन के केमिकल्स मिलते हैं या सिरम्स मिलते हैं, वो क्या चीज़ हैं? देखिए, नई नई चीज़ें आ रही हैं, रिसर्च हो रही है
मैं अभी भी समझता हूँ, हम भी हाइड्रेटिंग सीरम्स लोगों को कईयों को देते हैं जो पानी नहीं पीते। अब कई दफ़ा मेरे पास बच्चियाँ आती हैं जिनको पिंपल्स होते हैं चेहरे पे, मैं कहता हूँ बेटा पानी पीती? नहीं सर मैं तो 2 गिलास पीती हूँ। भाई गर्मियों में मैं कहता 3, उसकी माँ बाप मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब इसको समझाओ बच्ची को, ये कहती मैं 2 गिलास 3 गिलास पीती हूँ, हमारी तो नहीं मानती, आपकी मानेगी। फिर हम उनको, लेकिन एक बात याद रखें जी, ये जो हाइड्रेटिंग सीरम्स हैं जो केमिकल्स वाले हैं ये आर्टिफिशियल हैं। ठीक, जो पानी है उसका इनटेक जब बॉडी में जाएगा, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, वो सारे के थ्रू होके आपके ब्लड के थ्रू जाएगा, और वो जो पानी जाएगा वो आपकी किडनीज को फ्लश करेगा, और आपकी किडनी की प्रॉब्लम, आपकी लिवर की, उनको। तो मेरा मशवरा ये होगा कि ये जो आर्टिफिशियल जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम कहते हैं, जो टॉपिकली अप्लाई करते हैं हाइड्रेशन के लिए, इससे बेहतर ये है कि आप वाटर इनटेक अपना। एक 24 घंटे में या 12 घंटे में जब आप जाग रहे हैं तो कितना पानी? 24 घंटे में 3 से 4 लीटर आजकल, 4 लीटर बिल्कुल, और 12 घंटे में कम से कम 2 लीटर। 2 लीटर आजकल मैं इस वेदर की बात कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द वेदर एंड इट ऑल डिपेंड्स व्हाट योर जॉब इज। अगर आप सारा दिन कमरे में एसी में बैठे हुए हैं, तो कम पानी की। अब एक बंदा सुबह ऑफिस जाता है, रात को शाम को 7 बजे निकलता है, वो निकलता नहीं अपनी सीट से बाहर, एयर कंडीशन ऑफिस है तो उसको पानी की उतनी जरूरत है। ये डिपेंड करता है कि आपकी वाटर रिक्वायरमेंट है कितनी। अच्छा, फिर एक और बात, आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज का क्या मतलब होता है? आपको कोई अंदरूनी बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, हार्ट प्रॉब्लम। इफ यू आर ए पेशेंट ऑफ शुगर, इफ यू आर ए पेशेंट ऑफ ब्लड प्रेशर या हार्ट के, तो फिर आपका वाटर इनटेक उस हिसाब से होना है, क्योंकि आपने अपने आप को वाटर से ओवरलोड भी नहीं करना। अगर आप ओवरलोड करेंगे तो वो हार्ट को अफेक्ट करेगा पानी बहुत ज़्यादा, अगर वो भी बात याद रखें। तो ये सारे का सारा जो बेस्ट होता है जब अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएगा कि आपकी जो कंडीशन है, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको देखते हुए अंदरूनी प्रॉब्लम्स को आपको पानी कितना। डॉक्टर साहब, ये आपने बात जो है ना ये बड़ी अच्छी की। लोगों को बहुत कम इल्म है इस बात का कि पानी ज़्यादा पीने से भी मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि ये कहानी जो है हमने ब्रूस ली के बारे में सुनी है कि वो पानी उसने इतना पिया कि ओवर एक्सर्शन हो गई पानी से बॉडी को। ये क्या चीज़ होती है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप वो देख लें, कोई भी चीज़ खा लें। मेरे पास बड़े मरीज़ आते हैं, आज आपको मैं एक बात बताता चलूँ, मैं लोग बहुत सुन रहे होंगे इस वक्त प्रोग्राम, डॉक्टर साहब वो स्टीरॉयड तो नहीं आप दे रहे, स्टीरॉयड से तो बंदा मर जाता है, डॉक्टर साहब वो एंटीबायोटिक तो नहीं दे रहे, उससे डेथ हो जाती है। मैं कहता हूँ बैठ जाओ 2 मिनट यार। मैं कहा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि तुम लंच करते हो तो कितने रोटी या फुलके खाते हो? कहता है जी एक वक्त पे 2-2.5 खा लेंगे। मैं कहता हूँ 8 खाओ, 10 खाओ। तुम कहोगे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, मारना है हमें। मैं कहा यही स्टीरॉइड्स होते हैं, यही एंटीबायोटिक्स होती हैं, यही दवाइयाँ होती हैं जिनकी डोज ज़्यादा लो तो बंदा मर सकता है। देखिए जो सुइसाइड लोग कमिट करते हैं वो ओवरडोज, उसको ओवरडोज क्यों कहते हैं? अंग्रेजी का लफ्ज़ ओवर का क्या मतलब है? आपने उसकी स्पेसिफाइड डोज से ज़्यादा दवाई ली। अब पैराडोल की एक बंदा 10 गोलियां खा ले, अभी सर में दर्द हो मेरे या आपके, तो मैं कहूँ जी पैराडोल आपको, मैं तो 10 गोलियां खाऊंगा, उसकी ओवरडोज हो गई। ठीक है ना? इसी तरह एंटीबायोटिक आप कहो जी मैं तो 500 मिलीग्राम की गोलियां हर 2-2, 4-4 घंटे बाद 10 गोलियां खाऊंगा, ओवर। इसी तरह स्टीरॉइड्स हैं, स्टीरॉइड से लोग घबरा जाते हैं। वो जी स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन स्टीरॉइड जो होते हैं अगर डॉक्टर की प्रिस्क्राइब डोज पे आप लें तो स्टीरॉइड कोई साइड इफेक्ट नहीं करती। इसी तरह एक्सेस ऑफ वाटर की आपने बात की है, तो ओवरडोज नहीं करना, और स्पेशली किन लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है और जिनकी हार्ट प्रॉब्लम। एक बात याद रखें, हमारे वो मरीज जो ब्लड प्रेशर, शुगर और हार्ट के पेशेंट हैं, स्पेशली ये 3 बीमारियां बड़ी कॉमन है हमारे, हम लोगों को बड़ी एहतियात बरतनी है खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में। हमारी एक रूटीन ऐसी होनी चाहिए जो हमारी इन बीमारियों को डिस्टर्ब ना करे। हमारे साथ कसूर से हैं इशफाक, अस्सलाम वालेकुम जी। इशफाक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा। जी मैं इशफाक बात कर रहा हूँ जिला कसूर से। तो आपने डॉक्टर से ये बात कर रहे हैं, तो वो ना मेरे पाँव के ऊपर ना तकरीबन स्किन का मसला है। किसका मसला है? तो खारिश है, चंबल है, काफी देर से 2-3 साल हो गए। अच्छा, उसके बारे में मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। आप बताएं, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, आप बताएं अपना मसला। जी डॉक्टर साहब, ये मुझे ना पाँव के ऊपर 3-4 साल हो गए, तो जिसको खारिश कह लें या चंबल कह लें, ऐसे 3-4 साल हो गए, ये ठीक नहीं हो रही। काफी मैंने तकरीबन मेडिसिन इस्तेमाल की है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तकरीबन 30 साल है। आपको शुगर या ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है?
नहीं, शुगर तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं है। आपकी जॉब तो- क्या है, आप काम क्या करते हैं? जी, मैं काम तो सिलाई का करता हूँ, ये दुकान आपको पे सिलाई करता हूँ। आपको सेल्स बेटा मैनेजर। आपको पाँव में पसीना कितना आता है? पसीना, पाँव पे पसीना फिलहाल कम ही आता है। ठीक है जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप सुनिएगा, टेलीविजन से जवाब सुनिएगा, डॉक्टर साहब का जवाब सुनिएगा डॉक्टर साहब। बात ठीक ये है, सबसे ठीक। बड़ी है जी, मैंने इनकी बात सुन ली है। अब इनको ये कहते हैं मुझे चंबल है पाँव में, जब हमारे पाँव फटते हैं नीचे से तो 3 बीमारियां होती हैं। एक हम एक्जिमा कहते हैं जिसको पंजाबी में चंबल कहते हैं, एक फंगस कहते हैं जिसको दाद या ददरी कहते हैं, और एक सोराइसिस बीमारी है जिसमें मछली के चाने की तरह के छिलके बन जाते हैं, थिक हो जाती है। तो पहली बात तो ये है कि जो ये बात कर रही हैं कि जी वो मेरी जा नहीं रही, 3 साल हो गए हैं, एक्जिमा और फंगस जो है अगर प्रॉपर ट्रीट की जाए तो चली जाती है। सोराइसिस जो है उसका जाना मुश्किल होता है। ये जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जो ये दवाइयाँ कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये सबसे पहले तो हम इनका टेस्ट करेंगे स्किन का। जब ये आए हमारे पास अच्छा। हम देखेंगे कि इनकी स्किन की पहले तशखीस करेंगे कि क्या ये वाकई चंबल है, एक्जिमा है, सोराइसिस है। उसके बाद फिर वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाएगी जिसके साथ तीनों काबिल इलाज है। ये तीनों काबिल। सोराइसिस जो है बीमारी, ये इसमें छिलके बन जाते हैं मोटे मोटे पूरी मछली की तरह के, ये जड़ से जाना मुश्किल है, लेकिन इसके टीके आ गए हैं। इसका एक टीका 60,000 रुपए का टीका है, एक टीका। अच्छा। और वो हम हफ्ते में ये हर हफ्ते 2 टीके देती हैं, 1,20,000 के हर हफ्ते, और 5 हफ्ते देनी है। तो कोई 6-7 लाख के ये हो गए। उसके बाद हर महीने 2 देनी है, 5 महीने, तो कोई 10 से 12 लाख रुपए के टीके हैं जो लगते हैं। कंप्लीट ठीक नहीं होता, लेकिन हो जाता है। अब उससे फर्क ये पड़ता है कि एक बंदे को सोराइसिस है, और सोराइसिस जो है ये चल रही है, छिलके यहाँ है सर में, वो हाथ मारेगा ना, खारिश करेगा तो ब्लू या ब्लैक शर्ट सारी वाइट हो जाएगी, स्केल गिरेंगे छिलके, तो उसको फर्क पड़ेगा 6 महीने साल के लिए। मरीज कहेगा जी कि मेरी बीमारी 6 महीने साल में बहुत बेहतर हो गई है, अब मुझे लेकिन फिर 8-10 माह के बाद उसको अटैक हो जाएगा। अच्छा। तो ये नहीं 15 लाख 12 लाख खर्च करके फर्क तो इमीडिएटली पड़ेगा। ये ज्यादातर किसके लिए? एक सोराइटिक आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसमें जोड़ यूं हो जाते हैं। जी। सोराइसिस है और उसके साथ हमारे जोड़, हम ये काम नहीं, उसमें अगर हम ये टीके दें तो हाथ यूं खुल जाते हैं। तो वो लोग काम करने वाले जिन्होंने अपनी कोई जॉब करनी है वो कर रहे हैं, उनके हाथ, तो उनको इमीडिएट रिलीफ मिल जाता है। आपने बेटा एक तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, दूसरा डायग्नोज कराना है, और तीनों में से कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है, अगर कोई भी ऑप्शन है, कोई भी बीमारी है, वो डायग्नोज के बाद काबिले इलाज है, ये जहन में रखना। लेकिन आपको जाहिर है किसी बड़े शहर में जाके किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता जो है वो कायम करना पड़ेगा। जी, अस्सलाम वालेकुम बशीर। वालेकुम सलाम जनाब। डॉक्टर साहब से मैंने बात पूछनी जी, फरमाइए। जी हाँ जी, कि मतलब गर्मी जैसे शुरू होती है ना, मेरे गर्दन के ऊपर, हाथों पे, जी पेट के, मतलब ये ऊपर है ब्लैक ब्लैक डॉट से मतलब हो जाते हैं, और खारिश जैसे शुरू हो जाती है। दाने बन जाते हैं या निशान बन जाते हैं? खारिश भी खारिश जैसे होती है, हल्की बारीक बारीक दाने से होते हैं। गर्दन पे, पेट पे, और बस ये हाथ के बीच में जो जोड़ है ना, जब बीच में हाथ के बाजू के पास। अच्छा। हाँ, ये ब्लैक ब्लैक डॉट से भी हो जाते हैं। आपकी एज कितनी है जी, उम्र कितनी है? मेरी 63 है। और आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का कोई तो नहीं आर्जा है? नहीं, अल्लाह का शुक्र नहीं। और आप वजन आपका नॉर्मल है कि जरा हैवी हैं आप? नहीं, मेरा वजन जो है तकरीबन 71 है। 71 kg, ठीक है जी। मैं दवाई बता देता हूँ। जी बशीर। इनका ये है बशीर साहब, वैसे टिपिकली आपने जो पूछा कि डायबिटीज है, डायबिटीज के सिम्टम्स। डायबिटीज, एक बात याद रखें, मैं बल्कि आज आपके प्रोग्राम में बता भी दूं, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी स्किन पे 62 अलामात हैं। अच्छा, 62 अलामात हैं। स्किन से पता चलता है? स्किन से। हमारे पास मरीज आता है, बड़ा मज़ा आता है कुतुब भाई, आज मरीज आता है ना तो मैं उसको शक्ल देख के ही दाने देखता हूँ। जब मैं उसके कोई फोड़े, फिंसियाँ या खारिश, मैं कहता हूँ शुगर है आपको? नहीं डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ है? नहीं डॉक्टर साहब। मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ है। मुझे तो डॉक्टर साहब अलामात ही कोई नहीं, मुझे तो रात को पेशाब नहीं उठता, मेरा मुंह नहीं खुश्क होता। मैं कहा जाओ जाके टेस्ट कराओ। जब आता है तो डॉक्टर साहब आप तो बड़ी अच्छी बात, आपको किस तरह पता था? मैंने कहा बेटा ये अलामात जो शुगर की होती हैं, ये कुछ वो होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, और वो नहीं पता चलता। हम जब देखते हैं स्किन पे तो हम स्किन को देख के कहते थे कि तुम्हें तो शुगर है, मोल बन जाते हैं, आमतौर पे निशान बन जाते हैं। जो सबसे बड़ी अलामत है ना डायबिटीज़ की, किसी को जो उसको नहीं पता, वो ये है कि उसको खारिश हल्की हल्की होगी।
यूं हो गई बाजू पे, जिस्म पे, जो कि इसको हो रही है, जो इसको हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 वो ये होता है कि इसमें फोड़े फिंसियाँ बन जाते हैं और वो छोटे छोटे दाने, पीप वाले दाने नहीं होते जिस तरह हम कहते हैं पित्त के दाने बन गए, और वो अक्सर हमारे फ्लेक्शन में जहाँ जहाँ हमारे ये कर्व्स हैं वहाँ जोड़ों में वहाँ वो बन जाते हैं, फिर मोटापे के साथ बन जाते हैं, गर्दन पे बन जाते हैं। तो वो जब फोड़े फिंसियाँ बनेंगे और हमें खारिश हल्की होगी, हमारी एज कुछ भी हो, पैदाइश के ऊपर शुगर होती है। अब तो आपको पता है जो बच्चा पैदा होता है डायबिटीज़ की टाइप 1 टाइप 2 हम इसलिए उनको कहते हैं ना, तो वो जो शुगर का मरीज होते हैं हम उनकी स्किन को देख के बता देते हैं। डॉक्टर साहब ये इलाज कराने के लिए सबसे पहले डायबिटीज़ का चेक कराएं, सबसे पहले अपने ये टेस्ट कराएं जो इनको ये सीजन में हो रहा है, उसके बाद ब्लड का भी टेस्ट करा लें, CBC कहते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, उससे हमें पता चल जाएगा इनके जो WBC कितने हैं, ESR कितना है, और एक अपनी शुगर ज़रूर टेस्ट कराएं। शुगर का इनका फास्टिंग भी होनी चाहिए और 3 महीने की शुगर HbA1c, ये जब दोनों निकल आएंगी तो हमें पता है, अगर तो नॉर्मल है माशाल्लाह कोई डर की बात नहीं। फिर हम इनको कहेंगे अपनी एनवायरनमेंट को बदलें, जो आपकी एनवायरनमेंट है, पानी का इंटेक ज़्यादा करें, फ्रूट्स और जूसेस ज़्यादा लें। और एक और बात बताता चलूँ, हमारी जो पंजाब के लोग हैं ना, ये चरगे, मुर्गे, तिक्के, कबाब, अंडा, गोश्त, ये जो अंदरूनी शहर के स्पेशली, हमें गर्मियों में थोड़ा सा इन चीज़ों को, हाई प्रोटीन डाइट को कम कर देना चाहिए। हमें फ्रूट्स, जूसेस, दालें, सब्जियां, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ठीक, तो इसके लिए भाई आप सबसे पहले तो अपने ये 2 टेस्ट कराइए, एक CBC का टेस्ट जो कि कंप्लीट ब्लड टेस्ट है, ये कराइए ज़रूर, और एक अच्छी लैब से, ये अपने मोहल्ले वाली लैब से आपने नहीं करा लेना क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट होना हो, वो रिपोर्ट आपको देंगे। दूसरा, आपने अपनी शुगर टेस्ट करानी है, उसके 2-3 तरीके हैं, एक तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हो सकता है, वो करवा सकते हैं, फास्टिंग टेस्ट 8 से 12 घंटे का, HbA1c टेस्ट जो है ये करवा सकते हैं। इससे आपका 6 महीने का जो सारा डेटा है बॉडी का वो सामने आ जाएगा, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आप डायबिटीज की तरफ हैं जो कि आपको शायद इल्म नहीं है। जी नवाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनाबी अली, बिस्मिल्लाह। जी सर, क्या हाल चाल आपका? ठीक है, अल्लाह का करम, अल्लाह का करम, हुक्म। अच्छा सर, मेरा बेटा है 14 साल का, माशाल्लाह, और उसके ना हाथों पे निशान पड़ जाते हैं जब मौसम बदलता है ना, हाथों पे पसीना बहुत ज्यादा आता है, हाथों पे, पाँव पे, अच्छा, और हाथ बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, कट लग जाते हैं, बहुत ज्यादा जलन होती है उसको हाथ और पाँव में। वो तेरी खैर हो, आप साहब बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात करो। आपका ये बेटा 14 साल उम्र बताई है? जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा, आप और आपकी वाइफ कजन तो नहीं है आपस में? जी कजन है। कजन मैरिज है ना? जी जी। अच्छा, आपके इस बच्चे के ननियाल ददियाल में वालदा और वालिद की आपकी साइड पे स्किन एलर्जीज की हिस्ट्री है? स्किन एलर्जीज, मामू, चचा, ताया, पुप्पो, खाला, यानी वालदा की तरफ और वालिद की तरफ स्किन की एलर्जीज हों? ये स्किन एलर्जी का मुझे खुद जाती मसला है। आज से कुछ 4-5 साल पहले ना मुझे कोई चीज गर्म खाना, दूध, अंडा, चावल, कोई चीज खाता तो मुझे सूजन हो जाती थी। अच्छा, बिल्कुल, माथे पे, किसी भी हिस्से पे। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक तो ये कज़न मैरिज जो होती है ना जी, आपकी कज़न है, तो कज़न मैरिज के बच्चों में बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं होता कि बाकी बंदे को नहीं, अगर शादी बाहर करें कि बीमारी तो किसी शख्स को भी कभी हो सकती है, लेकिन कज़न मैरिज में हम इसको कहते हैं कंसेंगुइनस मैरिजेस और जेनेटिक इनहेरिटेंस, उर्दू में कहते हैं मौरूसी। ये मौरूसी बीमारी होती है जो ब्लड में आती है। ये बच्चे के सिम्टम्स जो है, बच्चे के सिम्टम ये उस तरफ जा रहे हैं। अच्छा। कज़न मैरिज की बीमारी जो एक्जिमा बनता है हाथों में, अच्छा, वो कहते हैं ये हाथों में पसीना भी आता है और हाथ बाद में फट भी जाते हैं। तो अगर पसीना आता है तो इस बीमारी को कहते हैं हाइपरहिड्रोसिस। अब इसका एक ट्रीटमेंट आ गया है, हाथ और पाँव में पसीने का जब पानी बहुत हाथ पाँव से निकलता है, बोटॉक्स के टीके हम लगाते हैं। अच्छा। उसके अंदर, हाथ के अंदर, बाजू में नहीं, उन जगहों पे अगर पसीना हाथ और पाँव पे है, उसके साथ 6-6 महीने बाद, 9-9 माह बाद टीका लगता है, वो पसीना खत्म हो जाता है हाथ और पाँव का जो हम लगाते हैं। ये एलर्जी होती है? ये एलर्जी है, ये जेनेटिक है, ये भी मौरूसी है। अब मैंने इन साहब से ही पूछा था तो इन्होंने कहा हाँ जी कि मुझे भी एलर्जी है। पाँव में कट भी पड़ जाता है? पाँव में कट भी पड़, ये भी एलर्जी है, ये भी कज़न मैरिजेस में आती है ज़्यादातर। तभी मैं ये कहा करता हूँ कि कज़न मैरिजेस बिल्कुल ना करें। मैं ये कहता हूँ कज़न मैरिजेस की बजाय शादियाँ, 25 करोड़ की हमारी आबादी है मुसलमानों, औरों को चांस दें, औरों का चांस दें ज़रूर। आपने अपनी कज़न, खाला,
पप्पो मामू चाचा के घर में तो अभी ये क्या करें बच्चे? अब इनका करने का तरीका सिर्फ ये है कि ये कहाँ से बोल रहे हैं, कौन से? कसूर से। ये लाहौर तशरीफ ला के, अच्छा ये लाहौर से, ये लाहौर से ही है, ये किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं, यहाँ उसका टेस्ट होगा बच्चे का, वो स्किन का टेस्ट होगा और वो टेस्ट करा के पहले तशखीस की जाए कि उसको एलर्जी है किस चीज़ की। जब ये पता चल जाएगा तो ही शुड बी ऑल राइट। सब एलर्जी के टेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं? सब हो रहे हैं, हम सब करते हैं, हमारे भी प्राइवेटली भी हम करते हैं और आजकल लेबॉर्ट्रीज में भी होते हैं। हम लिख देते हैं मरीज़ को, वो एलर्जी टेस्ट कराता है, पैच टेस्ट होता है। मसलन आप मेरे पास आते हैं, आप मुझे कहते हैं कुतुब साहब कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई चीज़ खाने से एलर्जी है, मैं आपका पैच टेस्ट करूँगा और आपको आपको है तो मुझे प्रॉन्स के साथ है, लेकिन मेरे प्रॉन्स बड़े फेवरेट हैं, लेकिन मैं के साथ अच्छा आपको उसके, लेकिन मैं प्रॉन्स खाता ज़रूर हूँ, साथ ही एंटी मैंने बात नहीं, मेरी बेगम मुझसे लड़ती है कि तुम इतने बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट हो और तुम बाद नहीं आते। मैं कहा प्रॉन्स में मुझे नहीं रोकना, मैं कहा मैं पहले गोली खाऊंगा, गोली खाने के आधे घंटे बाद प्रॉन्स खा लूँगा। मैं कहा मेरे वो फेवरेट है। तो हम ये करते हैं, पैच टेस्ट करते हैं, उससे हमें पता चल जाता है आपको व्हीट प्रोटीन से है, एनिमल प्रोटीन से है, आपको मिनरल से है, आपको कोई फैट से है, कार्बोहाइड्रेट से है, फिर हम आपको लिख के बता देते हैं उसके मुताबिक। हम आपको कहते हैं कि कुतुब भाई आपने ये चीज़ नहीं खानी और ये खा सकते हैं, और आप कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। इसका इलाज ये है कि सबसे पहले अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलो ताकि बच्चे का जो एग्जामिनेशन है और आइडेंटिफाई हो सके कि उसको एलर्जी किस चीज़ से है। यहाँ से सिर्फ ये बता सकते हैं कि एलर्जी के सिम्टम्स हैं और ये ट्रीटेबल है। और कज़न मैरिज जो है अपने बच्चे की आइंदा मत करना, आउट ऑफ जो फैमिली है वो देखना अपने लिए बहू। जी अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान कसूर। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र बेटा। आपको जुम्मतुल मुबारक हो। आपको भी बहुत ज़्यादा। हुक्म फरमाइए। बिलाल भाई हमारी ना डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। जी जी। हमारी फैमिली में स्कैबीज का मसला हुआ है, हमने कसूर के एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। अच्छा। मेरी मिसेस को हुआ, मेरे फिर बच्चों को हुआ, मुझे हुआ। हमने फिर स्कैबीज के लोशन को यूज किया, एंटीबायोटिक डॉक्टर ने लिख के दी बच्चों के हवाले से, फिर हमने वो यूज की। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता वो स्कैबीज ना हमारे बच्चों में से जा नहीं रहा है। अभी मेरे बेटे को अभी बहुत खारिश होती है, उसके निशान बन जाते हैं पाँव पे। स्कैबीज के लिए क्रीम जो लगाई थी आपने बच्चों को, जी वो कैसे लगाई थी ये बताओ? वो रात को डॉक्टर साहिबा ने हमें बताया था कि आप रात को लगाएंगे, सुबह उठ के आपने नहाना है। कहाँ से कहाँ तक लगानी है? गर्दन के नीचे से लेके, हाँ शाबाश, लगाना, गर्दन के नीचे के हिस्से को सारा लगाना है आपने। ठीक है, सारे जिस्म पे लगाना है? जी पूरे जिस्म पे लगाना है। 3 दिन तक लगाना है। 3 दिन और 3 दिन के बाद आपने उसको यूज नहीं करना है। अच्छा, और एंटीबायोटिक भी दिया उसके बाद? जी वो बच्चों के लिए उन्होंने वुड्सवर्थ कंपनी के कुछ एंटीबायोटिक थे जो पाउडर शेप में थे, हमने उनको पानी डाल के उसमें बनाया और अच्छा। बनाने के बाद उन बच्चों को दिया। मेरी दोनों बेटियां ठीक हो गई हैं, लेकिन बेटा जो है जिसको एंटीबायोटिक नहीं दिया गया, उसको हमने लोशन भी लगाया, उसको सुबह उठ के नहला के कपड़े चेंज किए, बेडशीट भी हमने चेंज की, लेकिन उसके वो पाँव के निशान नहीं जा रहे, उसको मुसलसल खारिश है। ये स्केबीज वैसे एक से दूसरे को लगती है? ये जो बता रहे हैं ये स्केबीज जो है ये इसको हम वबाई खारिश कहते हैं। वबाई खारिश, और ये रात को सबसे ज्यादा होती है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में हम अपने लफ्जों में नॉक्टर्नल प्रोराइटिस। नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात के वक्त। अच्छा, रात को क्यों होती है? मरीज आगे कहता है जी मसलन लेट से खुदा ना खास्ता आपको या मुझे स्केबीज है जिसको हम खारिश कहते हैं, हमें इस वक्त नहीं होगी। क्या रीज़न है? आप और मैं काम कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, मैं अपना मरीज़ देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप अपना एंकर हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं। हम जब रात को लेटते हैं बिस्तर में, हमें और कोई काम नहीं होता सिवाय खारिश करने की। हम लगे होते हैं हल्का 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 हल्का, और जब हम कर रहे होते हैं साथ बेगम साहब भी कर रही हैं, बेगम साहब कर रही है, बच्चा एक कमरे में आता है वो भी कर रहा होता है, दूसरा बच्चा आता है वो भी, और मुलाजिम भी कर रहे होते हैं मुलाजिम। सो ये बीमारी फैलती है स्केबीज जो है। अच्छा, अब इसका तरीका जो ये बता रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो ठीक बिल्कुल ठीक, गर्दन से नीचे। होता ये है कि कुछ आजकल स्केबीज की ऑइंटमेंट्स और क्रीम्स और लोशन रेजिस्टेंट हो गए हैं थेरेपी को ओवर यूज की वजह से। ठीक, मैं जो सबसे एक आसान इलाज बताता हूँ, ये मेरे वालिद अल्लाह बख्शे प्रोफेसर गुलाम शबीर साहब, ये डैडी का इलाज है। वो क्या करते थे मरीज़ को कि यार देखो मैंने तो सस्ता इलाज कर रहे हैं, तेरा 50 रुपए विच मैं पूरे टब्बर का इलाज कर देंगा। तो मरीज़ कहता जी अच्छा जी, वो गंदक होती है ना, गंदक ले लें, उसमें कोई कोल्ड क्रीम वैजलीन मिला ले और पूरी बॉडी पे रात को 6-7 रात लगा लो सारे करके जी। ये बाहर की 3 दिन से ज़्यादा किया जा सकता है। गंदक इज एक्सीलेंट, इसको अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं। सल्फर, गंदक को अपने लफ्ज़ों में हम सल्फर
बना के देते हैं। सिर्फ गर्मियों का मसला कितना रेशो होना चाहिए? मसला ये हम बच्चों में 10% होती है, बड़ों में 20% होती है, तो वो हम दे देते हैं। वो जब गंदक देते हैं तो बच्चे, वो जब वैसलीन में मिलती है तो रात को लगानी इसी तरह जो ये बता रहे हैं, गर्दन से नीचे पूरी बॉडी पे। अच्छा, अब लगानी सारी फैमिली ने, होता क्या है कई दफा एक से दूसरे को बार-बार लगती है। जी, मैं आपको इसमें एक जरूरी बात बताऊं। आपके घर में लेट से 5 लोग हैं जी, अब 5 में से 3 लोगों को स्केबीज है, 2 को नहीं है। अब आपके जो बाकी 2 लोग हैं, लेट से आपकी बेगम साहब हैं, वो कहती मैं क्यों लगाऊं, मुझे तो कोई नहीं लगानी पड़ रही। नहीं, अच्छा आप कहते नहीं लगाओ, वो कहे मैं क्यों लगाऊं, मुझे लॉजिक दो ना। अब इसका लॉजिक ये है कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है, वो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता उस है देर में वो जो कीड़ा है वो बड़ा हो रहा है, एग्जैक्टली पल रहा है, बिल्कुल पल रहा है। अब वो होता ये है कि 3 लोगों ने लगा ली, 2 ने नहीं लगाई जिनको नहीं थी, वो 3 ठीक हो गए, उतनी देर में उनको हो गई। अब जब उनको ही आप ठीक हो गए, उन्होंने फिर आपको दे दी। अब ये तो विश्व सर्कल ऐसा बन जाता है, चलते ही चला जाता है, बंदा निकलता नहीं। और घर में नाना नानी दादा दादी भी होते हैं, कुछ घरों में बुजुर्ग हमारे रह रहे होते हैं, पेरेंट्स, फिर वो उनको हो जाती है। और नाना दादा जो होते हैं, बूढ़े जो घरों में होते हैं, वो शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, हार्ट भी है, उन बेचारों की नहीं निकलती, तो ये बंदा फंसा रहता है। तो मेरा मशवरा, एंटीबायोटिक तो नहीं है, एंटीबायोटिक सिर्फ तब देते हैं जब पस वाले दाने अगर खारिज कर करके, ये ज्यादातर आती है उंगलियों के दरमियान में, जोड़ों के दरमियान, नीचे थाइज में आती है, पाँव में, जेनिटल में आती है, और औरतों में ब्रेस्ट पे आती है। तो ये इसकी अलामत है खारिज की। और रात को सबसे बड़ी अलामत यह है कि ये खारिज सबसे ज्यादा रात को। डॉक्टर साहब एक मशवरा दीजिए, क्योंकि मैं इस तजर्बे से गुजरा हूँ, और ये जो आपने अपने वालिद साहब की बात बताई, मैं उन्हीं का हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, कि उन्होंने हमें खास केमिस्ट के पास भेजा था कि वो माल रोड के ऊपर, माल रोड पे, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें 10% वाला ये बनाना है। तो मैं स्कूल में था तो वो जाके बनाया, तो वो वैसे याद है, था मुझे याद है। आई एम वेरी हैप्पी, आपकी मेमोरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो वो जो ड्रगिस्ट होते हैं, कुछ केमिस्ट होते हैं, कुछ केमिस्ट के साथ ड्रगिस्ट लिखा होता है, ड्रगिस्ट से जाके ये बनवा भी सकते हैं। बिल्कुल बनवा सकते हैं, ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। तो भी कह देता हूँ, अब एक मरीज बेचारा गाँव का आता है, उसको समझ ही नहीं आती, मैं कहता हूँ भाई मैं लिख देता हूँ कि तुम ये चले जाओ, मैं उसी दुकान का नाम लेता हूँ जिसका आप नाम लेते हैं। मैं कहता हूँ यार यहाँ चले जाओ, ये मेरा नुस्खा उसको दो, वो तुम्हें बना देगा उसी वक्त। और अब पहले 50 की थी, अब 100, 150, 200 की होगी। एक छोटा